हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार की मिट्टियों के बारे में, क्योंकि बिहार की मिट्टी से रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछ जाते हैं। जैसे कि बिहार की नदियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक हो जाता है आपके बिहार एग्जाम के लिए। उसी तरह से बिहार की मिट्टियां और बिहार की जलवायु, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम आज कवर करेंगे बिहार की मिट्टी, और इसके बाद हम बिहार की जलवायु को भी देख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बिहार के मिट्टियों से रिलेटेड वो सारी छोटे छोटे पॉइंट्स जो होंगे वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि बिहार की मिट्टी आपके माइंड में होगा और अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मिट्टी भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी सतह होती है, जिसका जो निर्माण है वो भूपृष्ठ की मूल चट्टानों के टूटने फूटने, चूर होने या फिर उसमें भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन से होता है। तो ये कथन के रूप में पूछा जा सकता है, इसे आपको याद रखना। राइट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि मृदा की उत्पादकता उसकी भौतिक गुणों के कारण होती है। तो ये एक कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि मृदा की जो उत्पादकता होती है वो उसके रासायनिक गुणों के कारण होती है। तो उस हिसाब से तो गलत होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि भौतिक गुणों के कारण होती है। ठीक है, फिर आता है पेडुकल्स। पेडुकल्स क्या होता है? तो पेडुकल्स यानी जिस मिट्टी में चूना का अंश होता है उसे कहते हैं पेडुकल्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर पेडल्सफर अगर बात करें, पेडल्सफर क्या होता है? तो लोहा तथा एल्यूमिनियम का अंश अधिक होता है, उसे हम कहते हैं पेडल्सफर। ठीक है, यानी पेडुकल्स और पेडल्सफर ये दोनों अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा है, जिसमें पहला वर्ग आता है आपका उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टियाँ। उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टियाँ। फिर सेकंड है कि दक्षिणी बिहार की मैदानी मिट्टियाँ। अब उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार किसे कहते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि अगर गंगा जो बीचों बीच काटती है, मतलब बीचों बीच से होकर के लगभग माना जाता है गुजरती है, तो गंगा के उत्तर के भाग को हम कहते हैं उत्तरी मैदान और नीचे के भाग को कहा जाता है दक्षिणी मैदान। बस ये 2 चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और तीसरा आता है कि दक्षिणी बिहार की जो दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ। तो ये 3 चीज़ आपको अच्छे से क्लियर रहना है। तो ये 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तरी बिहार की जो मैदानी मिट्टी है उसको देखते हैं। ठीक है, उत्तरी बिहार की यहाँ पर मैदानी मिट्टी। तो यहाँ पर आपका उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टी के अंतर्गत गंगा के उत्तरी मैदान, या फिर इसे इस तरह भी कह सकते हैं गंगा के उत्तरी मैदान। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका गंगा बह रहा है, इसके ऊपर का मैदान जो है ये आपका गंगा के उत्तरी मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि इस मैदान में मुख्यतः अपोढ़ या फिर जलोढ़ मिट्टी, मतलब अपोढ़ को ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी के रूप में एक तरह से कहते हैं, अपोढ़ मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसका निर्माण इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नदियों के निक्षेपण से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि उत्तरी मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में जो मुख्यतः हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है, या फिर इसे अपोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, इसका निर्माण जो है वो प्रवाहित होने वाली नदियों के निक्षेपण से हुआ है। उपवर्गों में विभाजित किया गया। जैसे कि देखिए, इसमें आता है पहला कि उप हिमालय के पर्वतपदीय मिट्टी। उप हिमालय के पर्वतपदीय मिट्टी यानी पश्चिमोत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है। अब पश्चिमोत्तर का मतलब कि जो हमारा ऊपर में, जैसे कि पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र गया, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग, ठीक है, वहां पर आपको ये देखने को मिलता है इस मिट्टी में। जैसे कि गहरा रंग जो है वो गहरा भूरा या फिर पीला रंग का देखने को मिलता है। राइट, यहाँ पे देखिए, तराई मिट्टी की बात करें तो तराई मिट्टी तराई क्षेत्र में उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, मतलब जो बिहार है, बिहार के मतलब ऊपर का जो भी तराई वाला क्षेत्र है, जैसे नेपाल से सटा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे तराई वाला क्षेत्र कहते हैं, वो इस हिसाब से मिलते हुए, मतलब पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक आपको ये 3 से 8 मीटर चौड़ी, यानी 3 से 8 मीटर चौड़ी पट्टी के रूप में ये विस्तृत है तराई मिट्टी। तो तराई से आपको अच्छे से तो क्लियर होगा ही, तराई मतलब जब कह रहा है तो नेपाल के सीमा से सटे हुए पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक 3 से 8 किलोमीटर तक। ये 2 पॉइंट भी याद रखिएगा, कथन में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें पर्याप्त नमी होता है और चूना की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। और यह मिट्टी जैसे कि गन्ना, धान, पटसन, इन सभी कृषि के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अब आता है बलसुंदरी। ठीक है,
बलसुंदरी या फिर बांगर मिट्टी, ठीक है, भांगर मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो आपका नई जलोढ़ मिट्टी होता है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। तो हम जैसे कि देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको याद बताया था कि खान बापू आप याद करो, खान बापू जब याद करोगे तो खादर जो होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और बांगर जो होता है वो आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। तो बांगर से आप पुरानी और या फिर बास से आप बालसुंदरी भी याद कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, बलसुंदरी, बांगर या फिर पुरानी मिट्टी, राइट। अब यहाँ पे देखिए तराई मिट्टी के दक्षिण में, तराई मिट्टी के दक्षिण में, जैसे कि तराई मिट्टी क्या था आपका, वो नेपाल के से सटा हुआ जो 3 से 8 मीटर चौड़ी पट्टी के रूप में हमें देखने को मिलता है। कहाँ से कहाँ तक, पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक। तो उसके दक्षिण में, जस्ट उसके दक्षिण में आपको बांगर मिट्टी का विस्तार, सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया में है और सहरसा जिले में कोसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। गन्ना की खेती के लिए काफ़ी ये उपयुक्त माना जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा। बलसुंदरी के बारे में हमेशा पूछा था, तो तराई मिट्टी के दक्षिण में, ठीक है, तराई मिट्टी के दक्षिण में इसका विस्तार है, सबसे ज़्यादा विस्तार पूर्णिया, सहरसा यानी कोसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में भी आपको देखने को मिलेगा कि बलसुंदरी जो या फिर बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ का विस्तार किस तरह से, तो पूर्णिया के दक्षिणी भाग, पूर्णिया के दक्षिणी भाग, दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण जिले में देखने को मिलता है, ठीक है। चंपारण ये जो आपका क्षेत्र है इन सभी में, और सबसे ज़्यादा जो है वो आपका पूर्णिया सहरसा में, तो ये ध्यान में रखना है। सिंचाई की अधिक आवश्यकता इस मिट्टी में पड़ती है, क्षारीय प्रकृति का ये मिट्टी होता है, उर्वरता इसकी जो है निम्न श्रेणी की होती है। इसमें गन्ना जो कि सबसे आपका अच्छा से गन्ना के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। बस ये 2-3 पॉइंट थे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि खादर या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी, जैसे कि मैंने आपको खान बताया था ना, खान बापू, राइट, खान बापू बताया था। तो यहाँ से देखो खादर हो गया नई जलोढ़ मिट्टी, तो यहाँ पे खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कह सकते हैं। तो कह रहा है कि सर्वाधिक जो इसका विस्तार है वो पूर्णिया सहरसा में, मतलब पुरानी और नई दोनों जो जलोढ़ मिट्टियाँ इस सॉरी यानी कि जो नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वो पूर्णिया और सहरसा में देखने को मिलता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टियों में सामान्यतः चूना रहित और क्षार रहित होता है, जबकि हमने यहाँ पर देखा था कि बलसुंदरी वाला जो मिट्टी है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि चूना रहित और ये क्षार रहित होता है, ठीक है। उर्वरक की बात करें तो इसकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब एक तो पुराना जो है, पुराना तो पुराना ही होता है, उसमें उतना ज़्यादा शक्ति नहीं होता है, इस तरह से समझिए। तो नया जो है, नया में काफ़ी ज़्यादा शक्ति है, उर्वरक काफ़ी ज़्यादा इसकी है, उर्वरक शक्ति, तो इस तरह से याद रखेंगे। धान की खेती के लिए ये सबसे विशेष रूप से अनुकूल मानी जाती है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बार बार पेपर में पूछा था कि धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो जनरली हम जानते हैं जो कि जलोढ़ मिट्टी, लेकिन अगर उसमें भी उप मिट्टी करके दे दिया जाए, उपभाग करके, जैसे कि नई जलोढ़ मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो वहाँ पे आपको नई जलोढ़ मिट्टी को ध्यान में रखना है, ठीक है। निर्माण की बात करें तो बाढ़ के मैदान में इसका हुआ निर्माण, बाढ़ के मैदान में। अब आता है सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो है दक्षिण बिहार में मैदान की मिट्टियाँ, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियाँ। उत्तर वाला तो हमने देख लिया, उत्तर में हमने देखा गंगा के उत्तर में। अब आते हैं इधर की मिट्टियों के बारे में। तो इसमें क्या है कि छोटा नागपुर के पठार एवं गंगा के मैदान के बीच जलोढ़ मिट्टी है, जिसका निर्माण सोन, पुनपुन, फल्गु इत्यादि नदियों से हुआ है। नदियों के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, आप उसे ज़रूर एक बार देख लेना, सब कुछ अच्छे से बताया है। वो 28 मिनट का वीडियो आपके पेपर में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, देख लेना। अब आता है टाल की मिट्टी। देखो टाल की मिट्टी जो है वो गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में देखने को मिलता है। कहने का मतलब जब गंगा इस तरह से आपका बह रहा है तो इसके जो दक्षिण में जो टाल है, मतलब दक्षिण से जो सटा हुआ ये भाग होगा, गंगा का दक्षिण से सटा हुआ जो भाग है 8 से 10 किलोमीटर, उसमें हम कहेंगे कि ये आपका टाल की मिट्टी होती है, ठीक है। जबकि तराई वाला मिट्टी कहाँ था, उत्तर में नेपाल से सटा हुए सीमा के पास, यहाँ से आपका पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं और अच्छे से याद भी रखना। तो गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। क्षेत्र की बात करें तो बक्सर से लेकर पटना, मुंगेर, भागलपुर जिलों में ये देखने को मिलता है। गंगा नदी जो है वो बिहार की 12 जिलों से होकर के गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है। नोट में बात करें तो खरीफ फसल नहीं होती है, इसमें रबी फसल होती है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है।
ठीक है। रबी फसल इसमें होता है, खरीफ फसल इसमें नहीं होता है, राइट। उच्च कोटि की होती है इसकी उर्वरता, टाल मिट्टी की उर्वरता जो है उच्च कोटि की होती है। तो ये 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट आता है पुरानी जलोढ़ या फिर करेल केवाल मिट्टी। पुरानी जलोढ़ या फिर इसे हम कहते हैं करेल केवाल मिट्टी। अब इसमें देखिए, इसका विस्तार की बात करें तो गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में देखने को मिलता है। रोहतास से लेकर के गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, इन सभी जिलों में देखने को मिलता है करेल केवाल मिट्टी। उर्वरता इसकी उच्च होती है, उच्च उर्वरता की ये मिट्टी होती है करेल केवाल मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बलथर मिट्टी। देखिए, बलसुंदरी अलग चीज है, बलथर अलग चीज है, तो दोनों को ध्यान से रखिएगा क्योंकि कई बार कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। तो बलथर मिट्टी की बात करें तो बिहार में मैदानी भाग में गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर, गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर जहां छोटा नागपुर का पठारी हिस्सा आरंभ होता है, वो कह सकते हैं वहां पर बलथर मिट्टी देखने को मिलता है। बलथर मतलब एक तरह से पत्थर, समझ में आ रहा है ना, पत्थर। तो पत्थर कहाँ मिलेगा, जब पठार जहां पर होगा। तो ये बस इसीलिए थोड़ा सा याद करने के लिए कि छोटा नागपुर के पठारी हिस्से में हमें बलथर मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि बलसुंदरी मिट्टी जो था वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी था, गंगा के उत्तरी मैदान में हमें देखने को मिलता है। बलसुंदरी उत्तरी मैदान में और बलथर मिट्टी आपका दक्षिणी मैदान में। तो ये बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका विस्तार की बात करें तो पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल झारखंड की उच्च भूमि तक करीब 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी ये है देखने को मिलता है। रेत और कंकर की बहुलता के कारण अधिक देर तक पानी नहीं ठहरता, उर्वरक शक्ति बहुत कम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें सवाल देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा कछारी कगारी मिट्टी। कछारी भी कहते हैं या फिर कगारी मिट्टी कहा जाता है। तो दक्षिण बिहार की नदियां जैसे कि गंगा के दक्षिणी तट, सोन, फल्गु तथा क्यूल नदी के किनारे एक संकीर्ण पट्टी में पाई जाने वाली मिट्टी कगारी मिट्टी कहलाती है, ठीक है। तो ये उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन बस ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि आपको ऑप्शन को छांटने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। मोटी कॉप वाली चूना प्रधान मिट्टी ये होती है, मोटी कॉप वाली चूना प्रधान की मिट्टी देखने को मिलता है इसमें। अब आता है तीसरा पॉइंट जो कि हम देखते हैं दक्षिण पठार की मिट्टियाँ, ठीक है। दक्षिण पठार की मिट्टियाँ, इस पर एमसीक्यू कितने लोग चाहते हैं तो मैं एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा और आपको मैप के साथ भी बता दूंगा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फटाफट कमेंट कर दो, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। देखते हैं जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा एमसीक्यू के साथ, कथन के साथ। दक्षिण बिहार के संकीर्ण पठारी भागों में अवशिष्ट मिट्टी मिलती है जिसका रंग मुख्य रूप से लाल एवं पीला होता है, ठीक है, लाल एवं पीला होता है। तो ये देखिए दक्षिण पठार की मिट्टी कह ही रहा है, तो दक्षिणी बिहार के संकीर्ण पठारी भागों में अवशिष्ट मिट्टी मिलती है जिसका रंग मुख्य रूप से लाल और पीला होता है। और ये देखो, अगर लाल पीला की बात करें तो लाल बलुई मिट्टी एक तरह से होता है, जैसे कि पठारी मिट्टी है जो रोहतास के कैमूर के पठारी भागों में मिलता है, खास करके आपका लाल बलुई मिट्टी। बालू की मात्रा अधिक उसमें होता है, उर्वरक शक्ति बहुत कम होती है, मोटे अनाज उगाए जाते हैं और यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। और वहीं पर लाल व पीली मिट्टी की बात करें, जैसे कि बिहार के जमुई, मुंगेर, बांका और औरंगाबाद जिले की पठारी मिट्टी में है। इसका निर्माण अग्नेय रूपांतरित चट्टानों के विघटन से हुआ है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है डायरेक्ट, तो बस इनको याद रख लीजिएगा एज इट इज इसी तरह से। बिहार में लेटराइट जो मृदा है वो किस भाग में मिलता है, तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में हमें देखने को मिलता है लेटराइट मृदा। बिहार के किस भाग में, यानी किस भाग में अपोढ़ मृदा की प्रधानता होती है, तो गंगा के उत्तरी मैदान में, ठीक है, गंगा के उत्तरी मैदान में अपोढ़ मृदा या फिर जलोढ़ मृदा जो है वो देखने को मिलता है। बिहार के किस जिले में किसी क्षेत्र में मृदा चमकती हुई लगती है, तो नवादा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नवादा। केरल केवाल मृदा पाई जाती है बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में, ठीक है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में। बिहार में बांगर जो मृदा है वो मिलती है, तो बांगर यानी बलसुंदरी, ठीक है, बलसुंदरी मृदा कहाँ बताया था, गंगा के उत्तरी मैदान में। सबसे ज्यादा विस्तार पूर्णिया सहरसा में है, साथ ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि में देखने को मिलता है। बांगर बलसुंदरी इस तरह से याद रखिएगा। जबकि बलथर आपका दक्षिण में पठार के रूप में, पठारी में मृदा के रूप में देखने को मिलता है। बिहार में बलसुंदरी मृदा का विस्तार जो है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र जो होता है वो, ठीक है। फिर आता है कि रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में विस्तृत मृदा कौन सी है, तो लाल बलुई मिट्टी, अभी जस्ट हमने देखा था, ठीक है, रोहतास और कैमूर में लाल बलुई मिट्टी।
बिहार में बलथर मृदा, बलथर यानी पत्थर इस तरह से, तो दक्षिण के गंगा के दक्षिणी पश्चिम जो हिस्सा है जहाँ पर छोटानागपुर के पठार आरंभ होते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है बलथर मृदा। बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है, तो कह सकते हैं चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में, ठीक है, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट कह रहा है कि भांगर मृदा का सर्वाधिक जो विस्तार है वो आपका पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, पूर्णिया और सहरसा के कोसी क्षेत्र में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्वत पदीय जो मिट्टी है, पर्वत पदीय मिट्टी, तो जिसको हम कह सकते हैं सोमेश्वर पहाड़ी के सीमावर्ती वन क्षेत्र में मिलता है, यानी पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत। मिट्टी का रंग हरा भूरा या फिर पीला होता है, स्टार्टिंग मैंने आपको ये बताया था। और इस मिट्टी में आर्द्रता अधिक पाई जाती है, ठीक है, आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसके विस्तार को हम लोग भावर का क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है, भावर का क्षेत्र यानी पर्वत पदीय मिट्टी के रूप में ध्यान रखिएगा। और करेल केवाल मिट्टी बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन सभी से ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, तो आराम से आप कर सकते हो। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एमसीक्यू चाहते हैं तो फटाफट नीचे कमेंट करिए, एमसीक्यू मैं आपको सामने रखने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हमने बिहार की नदियों के बारे में देखा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।